अस्सलाम वालेकुम। सिटी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब उमूमन बिल्ली थैले से बाहर आती है, आज तो आपकी पॉकेट से लूमड़ बाहर आया हुआ है। ओए होए, अच्छा बड़ी आप ऑब्जर्वेंट है। मेरी बात जो एक्चुअली वो जिस अंदाज में मुझे आंखें निकाल रहा है, दिखा रहा है ये लूमड़, उससे थोड़े से मैं तशवीश में मुब्तला हो गई हूँ कि एक तरफ हमें महंगाई आंखें निकाल के देख रही है, बजट आंखें निकाल के देख रहा है, उस पर आप लूमड़ भी ले आए हैं। तो मैं चिड़िया की फारा कर दूं चिड़िया को। मेरा ख्याल है चिड़िया के बाद मार्केट में बहुत से परिंदे लोग ले आए, कोई उकाब कोई फाख्ता उड़ाता रहता है, तो मेरा ख्याल है अब आपका लूमड़ आ जाना चाहिए मार्केट में। आना चाहिए डन हो गया। तो फिर ये लूमड़ आएगा तो मैं टाई भी उतार देंगे। टाई उतार देंगे हाँ, ताकि लूमड़ को घूमने फिरने। वजह ये है गर्मी बड़ी हो गई है। और मैं गर्मी मौसम की बात नहीं कर रहा। अच्छा। वैसे बड़ी घुटन हो रही है। घुटन हो रही है? हाँ। क्यों? हर किस्म के कानून हमारे खिलाफ आ रहे हैं, हर किस्म के टैक्सेस बढ़ रहे हैं, घुटन ही है ना ये। अच्छा। तो मेरा ख्याल है टाई उतार के इंतजार करें कि फिर आस्तीन भी किसी स्टेज पे उचक ली जाए, है मेरा ख्याल है। हाँ, आज टाई लग गई है, बस कल से फिर आयशा अगर तुम्हारी इजाजत हो तो नो टाई। मेरी इजाजत की आपको क्या जरूरत है? घुटन का इजहार तो किसी भी तरह से किया जा सकता है। चलो डन हो गया फिर। चलें, लेट्स गेट ऑन विद इट। अगर आप टाई उतार देंगे मतलब ये आप इस कोट से भी अलग हो जाएंगे, फिर ये लोमड़ हमें कैसे नजर आएगा? टी शर्ट पहन के आऊंगा जैसे इमरान खान ने वो ब्लू शर्ट नहीं पहनी हुई थी, जिसके बाद वो वायरल हो गई थी और लोगों ने रिकॉर्ड शर्ट पहन के आऊंगा मैं। ताकि ये इल्जाम लग जाए कि सेठी पीटीआई का बदला बढ़ गया। आप पे तो तरह तरह के इल्जामात लगे रहते हैं। आप कभी किसी की भी बात करते हैं, आप उसके बंदे हो जाते हैं, फिर वो शेयर होता है आगे। ठीक है, डन हो गया। लेकिन बात ये है कि नीली टी शर्ट जरूर पहननी है। नीली टी शर्ट आप इंस्पायर होके तो नहीं पहनेंगे? मैं यहाँ भी 2 बटन खोल के बैठूंगा। क्या बात है, क्या वैसे ये घुटन के आप एहतजाज के लिए कर रहे होंगे ना, ऐसा इंस्पायर होके तो नहीं? पंजाब के गवर्नमेंट का जो कानून आया है, फिर वो पीका शिका लगा हुआ है। हाँ। और हर रोज हमें ये कहा जाता है ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, फिर सेंसर बोर्ड्स बैठे हुए हैं चैनल्स के ऊपर, तो फिर अब हालात ऐसे ही चल रहे हैं ना। हाँ ठीक है, एहतजाज का अच्छा तरीका है, फिर सब लोग ये समझ आए कि सेठी साहब का जो नया ड्रेस कोड होगा वो एहतजाज के लिए होगा। बिल्कुल। और लाइट कलर आप ब्लू का इसलिए पहन के आएंगे कि गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत हाई है। उस टेम्परेचर हाई के साथ तो दिमाग घूम रहा है, लेकिन जो बजट आया है ना उसको पढ़ के, उसके अदादोशुमार पढ़ के सभी कुछ घूम गया है। ज़मीन भी 180 पे घूम गई है, दिमाग भी 180 पे घूम गया है, और आंखें चकरा गई हैं कि क्या बनेगा इस मुल्क का। एक अरसे से हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि हम IMF के चुंगल से जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन अभी तक 25 के करीब बजट ऐसे हैं जो IMF के अंडर ही बने, और इसको सबसे ज़्यादा देखा जा रहा था, एंटिसिपेट किया जा रहा था कि ये तो सारा IMF का फरमाइशी बजट होगा, और यही बात की जा रही है। लेकिन मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हमारे वज़ीर ख़जाना आए, उनका ये पहला इम्तिहान था, और इस हुकूमत का भी ये पहला इम्तिहान है शहबाज शरीफ साहब की। जब ये बजट पेश किया जा रहा था और उसके बाद से जो अब तक के तबसरे हैं वो सभी सुन रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपका अंदाज़ है आम फहम, हर बंदा सुनता है आपको इसलिए कि आप उसके समझ के मुताबिक बात करते हैं। मेरा आपसे सवाल पहला ये है, सादा सा, कि पहला इंप्रेशन आपका इस बजट को सुनते हुए या जानते हुए क्या था? और सही है, पहला इंप्रेशन क्या था? देखिए, हमने ये सुना था IMF से और हुकूमत से भी कि ये बजट जो है एक स्टेबलाइजेशन बजट है, ये ग्रोथ बजट नहीं है। मतलब स्टेबलाइजेशन का ये है कि हम इतनी तरक्की की तरफ नहीं देख रहे कि हमारी कितनी फीसद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ती है कि नहीं, हम इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। और इस साल शायद ग्रोथ कम होगी, क्योंकि ग्रोथ के साथ महंगाई भी आती है, इन्फ्लेशन भी आती है, तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे और स्टेबलाइजेशन करेंगे और डेट पेमेंट्स की तरफ देंगे तवज्जो, ग्रोथ की तरफ नहीं देंगे जी। मगर जब ये तो इस पर 3.6% प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, तो ये तो ना IMF का फार्मूला है ना आपका अपना फार्मूला है। IMF का तो फार्मूला या वर्ल्ड बैंक का फार्मूला तो यही था कि 2% ग्रोथ, 2-2.5%, इससे ज़्यादा नहीं करनी। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर बहुत से खर्चे करेंगे आप, जब आप खर्चे करेंगे तो फिर महंगाई भी होगी, ठीक है ना जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ना इधर का रहा ना उधर का रहा, 3.5% ग्रोथ भी डाल दी, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हम महंगाई को कम करेंगे। अब वो क्या कैसे करेंगे वो आप डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या ये 3.5% इनको ग्रोथ मिल जाएगी, नहीं मिलेगी? क्या ये जो टैक्स टारगेट्स इन्होंने सेट किए हैं ये इनको मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे? इसके ऊपर बात होनी चाहिए। देखिए, आमतौर पे आयशा जी, जो फार्मूला है, फिलॉसफी जो है जी, वो ये होती है कि जितनी ज़्यादा ग्रोथ हो, इकोनॉमी जितनी मईशत बढ़े, उतने टैक्स रेवेन्यू बढ़ते हैं। क्यों? कि हर बंदा टैक्स दे रहा होता है, या थोड़ा या ज़्यादा, जैसे जैसे उसकी आमदन बढ़ती है तो टैक्स का भी हिस्सा बढ़ता जाता है। तो इसलिए आमतौर पे ये कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, और अगर टैक्स रेवेन्यूज़ को बढ़ाना है तो फिर ग्रोथ ज़्यादा करें,
ठीक है, अगर एक बंदा है उसकी इनकम जो है वो 100 रुपये है और उसके ऊपर 10 रुपये वो टैक्स देता है, जब उसकी इनकम 150 हो जाएगी तो वो 15 रुपये देगा उसके ऊपर, तो टैक्स भी बढ़ेगा और ग्रोथ भी होगी। तो मगर ये जो फलसफा इधर आया है वो ना ज़्यादा ग्रोथ भी है और टैक्स को भी बढ़ा दिया है। हालांकि जब ग्रोथ होती है तो टैक्स रेट को कम करते हैं ताकि टैक्स ज़्यादा लोग दें। तो यहाँ कुछ मिला जुला मुझे नज़र आ रहा है कि एक तरफ टैक्सेस भी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रोथ को भी बढ़ा रहे हैं। अब मुझे बताएं, मैं आपकी एग्जांपल लेता हूँ। अब मेरे हिसाब से आपकी जो जेब में जो इनकम आती है ना वो कम हो जाएगी। अब अच्छा, आपको जो भी तनख्वाह मिलती है, जिस कैटेगरी में आप पढ़ती हैं, मैं अभी जिक्र करता हूँ उसका, ये एग्जांपल मैं सबके लिए दे रहा हूँ। ठीक है। अगर आपके पास टैक्स काट के इस वक्त बजट से पहले 100 में से लेट्स से आपको 70 रुपये बचते थे, 30 रुपये कट जाते थे, ठीक। अब अगर आपके 35 रुपये कटेंगे तो इसका मतलब है आपके पास 60-65 रुपये रह जाएंगे खर्च करने के लिए। तो खर्च करने के लिए कम मिलेंगे ना पैसे। अगर आप खर्च करने के लिए कम होगा तो इसका मतलब है आप मार्केट में जब खरीदने जाएंगी कोई चीज़, तो जहाँ 1 दर्जन आप अंडे लेती थी तो आप 6 ले लेंगी। हाँ, मोहतात हो जाएंगे। मोहतात हो जाएंगे। तो घर में भी जो 3-3 अंडे 2-2 अंडे खाते थे वो भी थोड़ा कम कर देंगे। तो इससे ये होगा कि आपकी इनकम जो रियल इनकम है वो गिर जाएगी। उसके साथ आप मार्केट से कम खरीदेंगे। जब आप कम खरीदेंगे तो प्रेशर, कीमतों बढ़ाने के वाले जो प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कीमतें तो बढ़ती हैं जब थोड़ी चीजें हो और पैसा ज्यादा हो। हाँ, डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई थोड़ी हो। तो यहाँ तो डिमांड गिर जाएगी। जब डिमांड गिरेगी तो फिर सप्लाई तो उतनी की उतनी होगी जितनी पहले है, तो फिर कीमतें गिर जाएंगी। पहले 10 अंडे बेचने होते थे, 10 रुपए पर अंडा, अब 10 अंडे 8 रुपए पर अंडे बेचने पड़ेंगे उनको, नहीं तो वो बिकेंगे नहीं, खराब हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मगर यहाँ सूरत हाल ये हो रही है कि एक तरफ वो आपकी इनकम गिरा रहे हैं मिडिल क्लास की, जो सैलरीड लोग हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ। दूसरी तरफ वो टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, बढ़ा के इनकम कम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो जीएसटी लगा रहे हैं। हर चीज़ जो आप खरीदने जाएंगी उसके ऊपर एक और टैक्स भी लगा हुआ है। तो आपको दो तरफ से डज लग जाएगी। एक आपकी इनकम कम हो जाएगी, दूसरी जो आप चीज़ खरीदने जाएंगे पहले वो उसके ऊपर जीएसटी 8% था या था ही कोई नहीं, जनरल सेल्स टैक्स। अब हर चीज़ के ऊपर जनरल सेल्स टैक्स आ गया। यहाँ तक कि किताबें जो आज तक 70 साल की पाकिस्तान की वजूदगी में किसी ने किताबों के ऊपर सेल्स टैक्स या टैक्स नहीं लगाया था, क्योंकि वो तो पढ़ाई लिखाई के लिए है। तो इन्होंने 6% किताबों के ऊपर भी लगा दिए। तो अब आप सोचिए कि गरीब आदमी जो पढ़ाई के लिए किताबें लेता था, उसके वो भी जब जाएगा तो उसको भी 6% देना पड़ेगा। और ये भी कह रहे हैं कि अगले साल ये 6 नहीं 12% होगा। तो हर चीज़ के ऊपर उन्होंने टैक्स भी लगा दिया है। और आपकी जो इनकम है, जो आपके हाथ में पैसे आते हैं, वो भी कम कर दिए। तो आपको तो दो तरफ से डज लगेगी अब। बिल्कुल। तो अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि क्या इतना सारा टैक्स आपको, एक तरफ आपके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये है कि आपके लिए चीजें महंगी हो रही हैं। तो फिर ये कैसे काम चलेगा? महंगाई कैसे 12%? तो फिर ये ग्रोथ कैसे होगी? 3.5% की ग्रोथ कहाँ से होगी? ग्रोथ तो होती कि आपकी इनकम बढ़ जाती, जीएसटी ना लगता, आप जाके और खरीदते। जब आप और चीजें खरीदते तो फैक्ट्री वाले जो है और चीज़ें बनाते तो और लोगों को मुलाजमत मिलती, तो ग्रोथ होती। मगर वो तो हो नहीं रही है। एक तरफ इन्होंने टारगेट किया 3.6% ग्रोथ का, दूसरी तरफ आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो है मिडिल क्लास की वो कम कर दी है, जो कि बेसिकली जो परचेजिंग पावर है इस वक्त वो मिडिल क्लास ही होती है, जो कि शॉपिंग मॉल्स पे भी जाती है, इधर भी जाती है, खाने भी जाती है। अपर क्लासेस तो घर में ही सारा कुछ करते हैं ना, उनके पास तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। और गरीब जो लोग हैं वो तो वैसे ही बेचारे पिस जाते हैं, उनकी तो इनकम नहीं बढ़ेगी। और इन्फ्लेशन जो है वो जीएसटी के साथ जो महंगाई कम होनी थी वो बढ़ जाएगी। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इसके पीछे फलसफा क्या था। मेरा ख्याल है इस किस्म की मजबूरी थी कि IMF कह रही थी हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें नहीं फिक्र कि कितने लोग बेरोजगार हो जाते हैं, हमें चाहिए टैक्स। अच्छा। तो आप इसलिए टैक्स कलेक्शन की तरफ जाएं, और अगर लोग अपनी खरीदो फरोख्त कम हो जाती है तो ग्रोथ कम हो जाती है तो फ़र्क नहीं पड़ता। आप पैसे अपने पूरे करें और जो कर्जे लिए हैं वो वापस करें। मगर हुआ ये है कि आधा इधर का बात होगी, आधी उधर की बात होगी। तो पहला प्रॉब्लम तो मेरा इस बजट के साथ ये है कि फैसला नहीं किया कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है या टैक्स ओरिएंटेड बजट है। कोशिश की गई है ग्रोथ भी और टैक्स भी कलेक्ट किया जाए। तो एक तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे अचीव करेंगे इस चीज़ को। बहरहाल ये तो एक मोटा मेरा इंप्रेशन है। तो टैक्स नेट में फाइलर और नॉन फाइलर के लिए जो रूल्स बने हैं उनको आप कैसे देखते हैं? 45% तक नॉन फाइलर। पहली बात तो आयशा यही है ना कि जो लोग टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं उनके ऊपर वो और ज़्यादा टैक्स देंगे। वो
ठीक, सैलरीज हमने बताया, वो तो जो इन्होंने इनकम टैक्स लगाए हैं सैलरी क्लास के ऊपर, कोई 250 अरब रुपया इन्होंने सैलरी क्लास से निकालना है टैक्स। कोई छोटा अमाउंट तो नहीं है ना। नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि जिस बंदे की इस वक्त तनख्वाह है 50,000 रुपये महीना, उसके ऊपर तो ना पहले टैक्स था तो ना अब है। मगर जैसे ही वो 7.5, जैसे ही वो 75,000 रुपये महीने पे चला जाता है, तो पहले वो 7.5 लाख 7,500 टैक्स दे रहा था, अब वो 15,000 टैक्स देगा। 100% उसका टैक्स ब्रैकेट बढ़ गया। सिर्फ 25,000 रुपये उसकी तनख्वाह बढ़ी है जी। पहले 50 थी, अब 75 हुई, और उधर टैक्स रेट जो है वो डबल हो गया। इनकम जो है वो 50% इंक्रीज की है, 50 से 75, 50%। टैक्स 15,000 से 30,000, 100%। तो एक तरफ तो, और ये बिल्कुल सारे स्लैब्स के अंदर इसी तरीके के साथ है, दरमियाने स्लैब्स के अंदर। और जो सबसे ऊपर वाला स्लैब है, जो बहुत अमीर लोग हैं, जो कि जिनका माहवार जो है इनकम जो है, मंथली सैलरी जो है वो 20 लाख से ज़्यादा है, तो उनके लिए जो पहले देते थे वो अभी भी वही देंगे, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो बहुत अमीर हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो दरमियाने लोग हैं, जिसकी तनख्वाह 50,000 से लेके या 70,000 से या 80,000 से लेके 4-5 लाख तक है महीने की, उनको डज पड़ेगी, उनकी इनकम भी कम हो जाएगी, और जो कीमतें हैं जो ख़रीदने जाएंगे उनकी कीमतें भी बड़ी होंगी। किताब लेनी है तो GST, कोई बच्चों के लिए दूध लेना है वो डब्बे वाला, उसके ऊपर भी GST। तो हर किस्म की चीज़ उनके लिए महंगी हो जाएगी, तो उनकी जो जेब में पैसे रह जाते हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है मिडिल क्लास को तो जो जिसे हम कह रहे थे कि दुनिया इस वक्त जो सरमायादारी निज़ाम है वो उसी वक्त आगे बढ़ता है, जबकि मिडिल क्लास किसी मुल्क की बढ़ती है। जैसे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मिडिल क्लास, हमारी मिडिल क्लास को तो ठाप पड़ गई इस बजट के साथ। तो सेठ साहब, जब टैक्स शरह में इजाफा होता है तो टैक्स चोरी में इजाफा नहीं होता? स्पेशली पाकिस्तान में तो ये देखा गया है कि अब ये टैक्स चोरी वाला मामला, अब टैक्स चोरी वाला मामला है, इन्होंने 3 कैटेगरीज कर दी हैं। वो लोग जो टैक्स फाइल करते हैं, वो लोग जो टैक्स नहीं फाइल करते अपने रिटर्न्स, और वो लोग जो कर देते हैं मगर उसी वक्त जब मजबूरी होती है तो वो लेट करते हैं, देर से। तो इन्होंने ये किया कि जो लोग फाइल करते हैं उनके लिए तो वही पुराने कानून है, मगर टैक्स रेट बढ़ा दिया। मगर जो लोग नहीं करते उनके ऊपर ठीक ठाक डज लगाई इन्होंने, और मैं समझता हूँ ये अच्छा काम करेगी। ये काम करेगी। उसकी वजह ये है कि अब देखें ना, वो कहते हैं अब बाहर नहीं जा सकते, हज के लिए तो जा सकते हैं। अब बंदा हज के लिए एक ही दफ़ा जाएगा ना साल में, तो उसके बाद अगर आपने लंदन जाना है या इधर जाना है या उधर जाना है किसी चीज़ के लिए, तो आपको जाने नहीं देंगे। वो कहेंगे पहले दिखाएं आपका नेशनल टैक्स नंबर, आप बताएं आपने फ़ाइल किया कि नहीं किया। जैसे ही आप फाइल करेंगे, जो भी है, 2 रुपये की टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या 10 रुपये की या 1 लाख रुपए की, आप नोटिस में तो आ जाते हैं ना। फिर आपको किसी वक्त भी आपको चेक किया जा सकता है। तो कोशिश यही है कि हर बंदे को टैक्स रिटर्न्स उनको फाइल कराएं। जैसे ही वो टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, फिर ये उनके लिए एक चॉइस होगी, झूठ बोलना है या सच बोलना है। अगर तो सच बोलेंगे तो ढेर सारा टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर फाइल झूठ बोलेंगे तो फिर वो कहते हैं 6 माह की, पकड़े जाएंगे तो 6 माह की इम्प्रिजनमेंट भी होगी, फाइन भी होगा। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा किया उन्होंने। देखिए, हम पुराने ज़माने में आयशा, ये एक फ़लसफ़ा था, जब जमहूरियत का निज़ाम आया यूरोप के अंदर, तो उस वक्त ये था कि जब तक आप टैक्स देते हैं तो आपको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। अगर आप टैक्स ही देते हैं तो आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसका ये है कि अगर आप टैक्स नहीं देते तो आपको वोट भी नहीं मिलता था पुराने ज़माने में। अच्छा। यूरोप के अंदर जब से आपने टैक्स देना पिया, आप टैक्स पेयर बने तो आप वोटर भी बन गए। ठीक है। तो अब यहाँ भी वो यही कह रहे हैं कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपसे बहुत सी इस वक्त जो सिटीजन्स की जो सहूलतें आपको मिली हुई हैं वो आपसे छीन ली जाएंगी। तो अब यही हो गया कि अब टैक्स देना पड़ेगा सबको। अच्छा, अब बात यह है कि कौन से लोग हैं जो झूठ बोलेंगे, कौन से सच बोलेंगे। सच बोलेंगे तो जेबें कट जाएंगी, तो मेरा ख्याल झूठ तो सारे बोलेंगे। उसमें से कौन से पकड़े जाते हैं और कौन से नहीं पकड़े जाते, आज नहीं कल नहीं परसों। टैक्स अथॉरिटीज़ के पास 5 साल होते हैं आयशा, कि 5 साल पीछे भी जाके वो कोई ना कोई आपका केस खोल सकते हैं। तो आज झूठ बोल के आप निकल जाएंगे, आपको चेक नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है चलो जी, अगले साल फिर झूठ बोल कर निकल जाएंगे कि जी मैं तो सिर्फ 10 रुपये देने हैं। तीसरे साल शायद पकड़े जाएं आप, तीसरे साल स्क्रूटनी में आ जाएं आप, वो कंप्यूटर कहे जी इनको भी चेक कर लें। जब उनको चेक किया जाएगा तो आप पकड़े जाएंगे, जब आप पकड़े जाएंगे तो पिछला साल भी निकल आएगा, उसके ऊपर भी निकल आएगा और पेनल्टियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं झूठ पकड़ा जाएगा। अच्छा, तो इसलिए मैं समझता हूँ ये अच्छा है कदम उठाया उन्होंने कि टैक्स जो लोग फाइल नहीं करते
उनके ऊपर अब प्रेशर होगा फाइल करने का। तो दिस इज अ गुड थिंग, बिकॉज तुम और मैं तो, हमारा तो टैक्स जैसी तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह टैक्स काट के ही दे देते हैं, पहले सारा कुछ ही कट जाता है जी। ठीक है, तो हम तो छुपा नहीं सकते तो जो लोग छुपा रहे हैं या फाइल नहीं कर रहे उनके लिए अब प्रॉब्लम बनेगी। अच्छा। और मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम उठाया। हाँ, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि 95% जो रिटेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो नॉन फाइलर्स हैं, और आप ये समझते हैं कि इस तरह के अगर लॉज बन गए जिस तरह के आप बता रहे हैं जी हाँ, तो बिल्कुल। कामयाबी से आ जाएंगे वो टैक्स नेट में। देखिए आज नहीं कल नहीं परसों, अब ये सिलसिला शुरू हो गया है और ये अब होगा यही कि वो आएंगे। अच्छा। हर बंदा फाइल तो करेगा मगर झूठ बोलेगा। किसी की दुकानदार की सेल है से 50,000 रुपए दिन की, ठीक है, अगर वो 50,000 रुपए दिन की सेल देता है तो उसके ऊपर टैक्स कम से कम 5,000 रुपए तो निकलेगा दिन का, वो तो नहीं दिखाएगा। अच्छा। क्योंकि आजकल तो कुछ नहीं दे रहा वो, तो वो करेगा क्या कि वो 5,000 की जो 50,000 की जो सेल है वो कहेगा मेरी 15,000 की सेल हुई है। अच्छा। और मेरे 14,000 के खर्चे थे, किराया था, बिजली का बिल था, ये तो मेरा तो बस मर के मैं तो जी रहा हूँ, तो मैंने टैक्स कर देना। अच्छा। मगर कल को परसों को कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा, वो स्क्रूटनी में आ जाएगा ना। ठीक है, लेकिन जब स्क्रूटनी में आएगा तो फिर वो पूछते हैं पिछले भी खाते खुल जाएंगे। पता क्या होता है स्क्रूटनी में, अभी तो सेल्फ सर्विस है ना, कोई बात नहीं, इतने लोग हैं कौन हर एक का चेक करे। तो 30,000 FBR के लोग हैं, 30-40,000 इससे, और आपके मिलियंस के अंदर टैक्स पेयर्स हैं, तो हर एक तो आप चेक कर सकते हैं। मगर जब वो कंप्यूटर कहता ना कि ये 10%, उसके अंदर आप भी आ गए, जैसे ही आप आए तो फिर क्या होता है, फिर वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट भी दिखाएं। ठीक है, फिर वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट आपके पास आ जाता है FBR के पास, उसमें लिखा हुआ इतनी पैसे आए, वो भैया कितों आ रहे हैं पैसे, वो तो कहना मेरी सेल ही कोई नहीं, तो कहते तो बड़े लाखों रुपए के पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जब बुलाएंगे कि बताओ ये क्या है, तो फिर फंस जाएंगे आप। तो इसलिए, और क्योंकि अब लोग जो है बैंकों में तो पैसे रखते हैं, मगर बैंकों को इजाज़त नहीं है ये डिटेल देने की टू द FBR। उस स्क्रूटनी के अंदर बैंक से ये उनका बैंक स्टेटमेंट मंगवाया जा सकता है, और वो आपको कहते हैं कि अपना बैंक स्टेटमेंट लेके आए, उसमें से पता लग जाता है क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता टैक्स नेट के अंदर लोग आ जाएंगे। ये काम 20 साल पहले करना चाहिए था या 30 साल पहले होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ फिर पहले? वो इसलिए क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ भी ये नहीं चाहती कि जो एवेन्यूज़ हैं करप्शन की वो बंद हो जाए, बिकॉज सारे ही खाते हैं ना, खाते पीते हैं, जो चोरी करता है वो भी और जो चोरी को छुपाता है वो भी, तो ये इसमें सभी मुलव्वस हैं। तो इसलिए ये अब ये है कि ये करना होगा, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है। और एक स्टेज ये भी आ सकती है आयशा कि वो गवर्नमेंट ये कहे कि जी टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं जिसका आप बैंक अकाउंट देखना चाहें वो देख सकते हैं। ये आज नहीं हुआ, कल को ये भी हो सकता है कि एक कमेटी बन जाए कि जी कंप्यूटर आइडेंटिफाई करें ये लोग, उनकी जब स्क्रूटनी हो तो उनको कहें हमें इनके बैंक रिकॉर्ड्स भी जो है सारे के पुराने अगले सब देखने हैं, हमने सिर्फ लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट नहीं देखना। ठीक है, तो ये चीज़ें आने वाली हैं सारी। बेहतर यही है कि लोग टैक्स नेट में आ जाएं, अपनी जितना खर्चा है वो करें, जो टैक्स देना है वो दें। लोग टैक्स देते क्यों नहीं? हुकूमती पॉलिसीज़ पे एतमाद नहीं होता। हाँ बिल्कुल, वो समझते हैं चोरी हो जाते हैं, हम पैसे देंगे, खा पी जाएंगे सियासतदान या इंस्टीट्यूशंस ले जाएंगी, और वो क्या हमें मिलता क्या उन इंस्टीट्यूशन से, ना दिफा मिलती है कोई ख़ास, ना ये मिलता है ना वो मिलता है, ना जस्टिस मिलती है ना इंसाफ मिलता है, तो ये ना ब्यूरोक्रेसी जो है इफिशिएंट है, वो खाते पीते रहते हैं सारा वक्त हमारे, तो हम क्यों दे। तो बहुत से लोग जो है वो चैरिटी को देते हैं जी, बताते नहीं है हमने दिया, बिकॉज वो भी आपकी इस मुल्क में जब तक चैरिटी रजिस्टर्ड ना हो उस वक्त तक आप किसी चैरिटी को भी पैसे दें तो वो माफ़ नहीं होते, वो कहते हैं जी इसी तरह से टैक्स लावांगे, तो लोग बताते ही नहीं है, कच्चे काम कर देने, कच्चे टैक्स चैरिटी को देते हैं, कच्चे में खाते पीते हैं, और सारी जो इकोनॉमी है वो कच्चे पे चलती है। चले कच्चे की इकोनॉमी को भी शिकंजे में लाने के लिए इकदाम तजवीज़, लेकिन ये जो सब ख्वाब हैं, हाँ ये जो बजट है पूरे होंगे, ये नहीं, मेरा ख्याल है एक मिनी बजट भी आएगा। अच्छा, मिनी बजट आएगा? इस पे वो जवाब नहीं दिया उन्होंने, असल में वज़ीर ख़ज़ाना ने, तो मैंने कहा हाँ मेरा ख्याल है सितंबर में एक मिनी बजट फिर आएगा। अच्छा। क्योंकि ये जो इस वक्त, अब बाय द वे ये ज़रूरी नहीं है कि ये जैसे आपने ये बजट रिवील हुआ है, जब ये पास होगा तो इसमें भी तब्दीलियाँ आएंगी, चेंजेस आएंगे। अभी पीपल्स पार्टी ने आंखें निकालनी है, उन्होंने भी नंबर लगाने हैं कि हमने आवाम को बचाने की कोशिश की है। हाँ, उन्होंने कहा हमें कंसल्ट नहीं किया गया, लेकिन फिर मैं ये समझता हूँ ये बजट जो है कोशिश की गई है किसी तरीके के साथ IMF को खुश रखा जाए, बाकी जो कुछ है वो देखा जाएगा आगे जाके, क्या अमेंडमेंट्स करनी है, क्या होता है क्या नहीं होता। एटलीस्ट अभी तो IMF खुश है कि जी आपने ये टैक्स जो लगा रहे हैं
ये ठीक है, मगर इम्प्लीमेंट स्टेज पे अगर आप टारगेट मीट ना कर सके तो फिर मसले बनने शुरू हो जाएंगे IMF के साथ। अच्छा ठीक है, ये बड़ा इससे मुतालिक और भी बहुत जहन में उमड़ रहे हैं कि ये बजट कहा जा रहा है कि IMF को दिखाने के लिए है। अगर IMF से किस्त मिल जाती है, मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाते हैं, जुलाई में इजरा हो जाता है किसका, तो क्या उसके बाद भी चेंजेस की जाएंगी? उसका जवाब भी आपको मिला। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सिटी साहब, कच्चे की आपने बात की कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, इस पे जोर दिया मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कि भाई हम इसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे। कुछ डाटा एनालिटिक टीम उनकी बना रहे हैं कि उस पर काम हो। लेकिन मेरा अब आपसे सवाल है, मुख्तलिफ तबकात हमारे मुल्क के वो इससे कैसे मुतासर होंगे? जो सरमायादार हैं, ज़िम्मेदार हैं या तनख्वाहदार हैं हमारी तरह के। तनख्वाहदार का तो आपने स्लाइटली जिक्र कर दिया, प्रोफेशनल्स हैं, फिर सरकारी मुलाजिमीन हैं और फिर मजदूर, कम से कम उजरत की भी बात हुई। ये सब तबकात जो हैं वो इससे कैसे मुतासर होंगे बजट से? एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, मजदूरों की तनख्वाह मिनिमम वेज उन्होंने बढ़ा दी है। मेरा ख्याल है पहले 30-32 हज़ार थी, तो अब उन्होंने कोई 37 हज़ार कर दी है। क्या ये इम्प्लीमेंट, ये अच्छी बात है। कम से कम इतने पैसे तो मिलने चाहिए मज़दूर को, या मिनिमम वेज होनी चाहिए। जहाँ भी आपको एम्प्लॉय किया गया, चाय बना के देनी है, जो भी है, हेल्पर है, तो लोग 20-20, 25-25 हज़ार पे काम कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कम से कम उनको 37 हज़ार मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा कदम है, मगर क्या इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा? बहुत से और लेबर लॉज हैं, ऐसे तरीके हैं कि इसको बाईपास किया जाता है। तो क्या लोग फिर भी सरमायादार लोग या जो लोग एम्प्लॉय करते हैं इनको बाईपास करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है कुछ हद तक होगा, कुछ हद तक नहीं होगा, थोड़ा पड़ेगा। तो अच्छी बात है, मिनिमम वेज होनी चाहिए, मगर क्या एज आई सेड इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी? बहुत से तरीके हैं इसको बाईपास करने के। तो लेट्स सी, आगे आइए। मगर हर बंदे के लिए महंगाई जो होगी वो तो रहेगी। GST हर चीज़ पे लग जाएगा। अंडे लेने जाओगे तो, प्याज लेने जाओगे तो GST लगी होगी। तो कैसे हम उसको मॉनिटर करेंगे, क्या नहीं करेंगे? बड़ी बड़ी दुकानों में जो हैं या बड़ी स्टोर्स जो हैं वहाँ तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। छाबड़ी वाले ना किस तरह करोगे? मगर छाबड़ी वाला क्या करेगा कि वही रेट लगाएगा जो दूसरी दुकानों में है जहाँ टैक्स लगा हुआ है। तो इसलिए आई थिंक अक्रॉस द रेंज ये जो जनरल सेल्स टैक्स जो लगा रहे हैं, 6%, 12%, 18% तक चला गया ये। तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। टेलीफोन्स भी महंगे हो जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, इम्पोर्ट्स के ऊपर और भी महंगाई होगी, और अगर डिप्रिसिएशन हो गई तो फिर भी और महंगाई होगी। तो मतलब है कि जो पहले प्लान था ना कि महंगाई कम करने का, जिसके लिए इन्होंने अब स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट्स को 150 BPS कम किया है, मतलब है कि ताकि वो उसका फसर ऑफसेट हो जाएगा बाय दिस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ ऑल द टैक्सेस, स्पेशली जनरल सेल्स टैक्स। और मगर उसका ऑफसेट ही हो जाएगा कि एक तरफ तो महंगाई की तरफ जाएगी बात, दूसरी तरफ आपकी जेब काटेंगे, आपके पास पैसे ही नहीं होंगे ज़्यादा खर्च करने के लिए, तो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये इस तरीके से बैलेंसिंग एक्ट किया उन्होंने। अच्छा, तो अब ये आइए सरमायादार को ले लेते हैं। सरमायादारों के अंदर वो एक्सपोर्ट वाले जो हैं, सब लोग दुनिया ये कहती थी कि एक्सपोर्ट सेक्टर को इंसेंटिव मिलना चाहिए, उनके टैक्सेस कम होने चाहिए, उनके कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ताकि वो कम्पीट कर सकें बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, मेक्सिको के साथ, हर जगह पे। वो तो हुआ नहीं, वो सारे रेट्स बढ़ गए हैं, वैसे के वैसे ही हैं। मगर मेरा ख्याल है अब पहले ये था कि एक्सपोर्टर्स को ये कहते थे कि अगर आपने 100 रुपये की एक्सपोर्ट की है तो 1 रुपये टैक्स दे दिया करें। अब उन्होंने कहा वो 1 रुपये 6 रुपये कोई नहीं होगा, अगर आपकी 10 रुपये की इनकम है तो उसके ऊपर तो 35 3.5 रुपये हम लेंगे, 1000 रुपये की 100 रुपये की और 35% लेंगे, 35 से 40 20% लेंगे। तो मेरा ख्याल है एक्सपोर्टर्स को तो डर लगेगी। क्या अब जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो कि इतनी क्रिटिकल होती है, वो अब होगी या नहीं होगी? मुश्किल है। उधर अगर डिवैल्यूएशन हो जाती है, पाकिस्तानी करेंसी और कमज़ोर हो जाती है महंगाई की वजह से, अगर महंगाई की वजह से कमज़ोर हो जाती है तो फिर एक्सपोर्टर जो है, पहले उसको डॉलर का 280 रुपये मिलते थे, अब डॉलर के उसको 300 मिलेंगे, तो वो उधर से ऑफसेट हो जाएगा। तो ये एक इधर दिया इधर से खींचा, इधर दिया इधर से खींचा, इस किस्म की चीज़ चल रही है। मगर होगा क्या इन दी एंड? नाराज़ सारे होंगे। जिससे भी आपने कुछ ले लिया ना, जो कुछ उस आपने जो लिया है उनसे वो डायरेक्ट ले लिया, जो आपने उनको दिया है वो इनडायरेक्टली दिया है। तो इनडायरेक्टली जो है उसकी कोई तस्लीम नहीं करता कि यार बनूगी पता मनो मिलेगा भी नहीं मिलेगा, फ़ायदा होएगा भी नहीं, जो मेरी जेब काटनी थी वो तो आपने काट ली। तो मेरा ख्याल है कि इसके साथ अनहैप्पीनेस तो होगी। अच्छा, और इसी तरीके के साथ अब आप ले लीजिए
और कोई तबका ले लीजिए। कंस्ट्रक्शन देखें आप, कंस्ट्रक्शन का बहुत इंटरेस्टिंग है कि इमरान खान के ज़माने में आपने देखा कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत से इंसेंटिव्स दिए थे, टैक्स शैक्स कम कर दिए थे। उस वक्त हुआ ये था कि इकॉनमी बैठ गई थी कोविड की वजह से, और खान साहब को किसी ने एडवाइस दी थी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है इसको आप इंसेंटिव्स दें ताकि कंस्ट्रक्शन में बूम आए, तो उससे साथ मईशत जो है वो चलेगी, उठेगी, क्योंकि हर बंदा घर बनाना चाहता है। तो खान साहब ने ये फ़लसफ़ा इख्तियार किया। मगर अब ये सूरत हाल ये है, और उन्होंने बड़ी सी छूट भी दे दी खरीदो फरोख्त के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं, आपने जाके एक फ़ाइल ख़रीदी या एक घर ख़रीदा, ठीक, आपने उसके लिए 2 करोड़ रुपया दिया, ठीक, आपने 6 महीने के बाद 2.25 करोड़ का बेच दिया। अच्छा, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। आपने 25 लाख रुपया मुनाफा किया खरीदो फरोख्त में, मगर आपको टैक्स नहीं कोई था। तो ये था कि अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर किसी चीज़ को बेच दिया है तो जो आपने उसके ऊपर फ़ायदा लिया है उसके ऊपर टैक्स नहीं लिखा है। अगर लॉन्ग टर्म आपने रखा है और तो फिर ये इशू है। तो अब बात यह है कि उन्होंने ये कह दिया फ़र्क नहीं पड़ता कितनी देर आप रखते हैं या नहीं रखते। जैसे ही आप कोई चीज़ बेचेंगे, पहले ये था कि जी अगर आपने साल के अंदर अंदर बेच दिया तो आपको ऊपर टैक्स लगेगा, 3 साल के बाद बेचा तो टैक्स नहीं लगेगा। अब उल्टा हो गया, अब जो जिस वक्त भी आप बेचेंगे या खरीदेंगे टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स। तो वो ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो कॉस्ट ऑफ हाउस, आप अगर घर बनाने जाएंगी या ख़रीदने जाएंगी तो वो महंगा पड़ेगा। फिर आप जब बेचने जाएंगी तो फिर भी जो ख़रीदेगा उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, आपके ऊपर भी टैक्स लगेगा क्योंकि आपने जो 4 पैसे बनाए हैं उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा, और जिसने टैक्स रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी है उसके ऊपर भी लग जाएगा। तो मतलब है हर जगह पे अब टैक्सेस लगेंगे। तो इससे फ़ायदा होगा इकोनॉमी को जो टारगेट किया जा रहा है। वो कंस्ट्रक्शन जो है ना वो अब जिसे कहते हैं ना कि वो जितनी बाइंग एंड सेलिंग होती थी ना वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी अब, क्योंकि वो लोग जो है ना घबरा जाएंगे, यार है कि तो अभी बैठे रहो देखते हैं क्या होता है। तो टैक्स को बचाने के लिए लोग बैठ जाएंगे, पता नहीं मिनी बजट आता है नहीं आता, आगे जाके पॉलिसी चेंज होती है नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये रुक जाएगी, उस स्पीड पे नहीं चलेगी जैसे पैसे चल। तो ज़मींदार जो है वो एक्चुअली एग्रीकल्चर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो वो तो यही है कि पंजाब हुकूमत है या सिंध हुकूमत है वो क्या टैक्स लगाती है। सुनने में ये आ रहा है कि वो 3,500 रुपये एकड़ एक टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। अच्छा, कि आप क्योंकि वो कहते हैं जी ठेके, जब आप ठेके पे ज़मीन देते थे तो एक ज़माने में लाख रुपया ठेका साल का मिलता था, अब 1.5 लाख 2 लाख भी मिलता है आपको, तो इसलिए आप टैक्स भी दें। ये नहीं देखते कि जो इनपुट्स हैं, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, फर्टिलाइज़र है, सीड्स हैं, पानी है, सबके रेट्स बढ़ गए हैं। तो ये नहीं कि जी फार्मर जो है वो लंबी पैसे बना रहा है, ठीक है उनके अगर क्रॉप्स अच्छे होते हैं तो पैसे तो बनते हैं 4, मगर क्या ये है कि अब ये 3,500 रुपये पर एकड़ ये लगाएंगे, अभी प्रपोजल्स तो हैं। अगर लगाते हैं तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, लगाना चाहिए एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स, एग्रीकल्चर को भी ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, और ये जो ठेके वाले लोग हैं इनको खुद काश करनी चाहिए, और सरमायादारी का निज़ाम आना चाहिए वहाँ। ये सेमी फ्यूडल तरीका जो ये अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूँ अच्छा किया है ये टैक्स लगाया है ज़मीन के ऊपर, एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर। बाकी कौन रह गया अब? डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, ये साहब जो है ये तो सारा कैश ही करते हैं। इनको जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं वो तो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं, वो तो भाई चेक पेमेंट कर देते हैं, मगर जो मिडिल रैंकिंग और छोटे क्लाइंट्स हैं वो तो कैश ही मांगते हैं ये लोग, खा वो डॉक्टर हो या खा वो लॉयर हो या आर्किटेक्ट हो, बहुत सारी इकोनॉमी कैश की, और भी बहुत सारे इस किस्म के प्रोफेशनल्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं। उनको क्या करेंगे? तो उनको क्या करेंगे, मुझे क्या करेंगे उनको कैसे घेरेंगे? सीधा जवाब दे दिया आपने मुझे। कैसे घेरेंगे? देखिए ना ये रेस्टोरेंट्स तो नहीं है, रेस्टोरेंट के अंदर तो जो GST लगाते हैं वो तो वहाँ वो मशीनें लगा दी हैं जी, तो वो जैसे ही वो बिल कटता है तो FBR को इंफॉर्मेशन चली जाती है, और वो कंपल्सरी कर दिया है कि वो आप ये मशीनें इनके ऊपर आप काटेंगे आप जी, तो जैसे कटता है तो पता चल जाता है FBR को, और उसके अंदर GST भी लगा होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? क्या डॉक्टर के घर वहाँ जाके क्लिनिक के अंदर ये मशीनें लगा देंगे? वो फिर भी जो है वहाँ क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बैठा होगा? नहीं बैठा होगा। कितने डॉक्टर्स हैं, कितने ये हैं, कितने आर्किटेक्ट्स हैं, कितने लॉयर्स हैं, कितना क्या है? तो ये इकॉनमी को कैसे रोकेंगे? ये इकॉनमी को तो वैसे ही रोकेंगे कि मुख्तलिफ लोगों को टैक्स नेट के लाने के लिए स्क्रूटनी होगी, और फिर पकड़े जाएंगे तो फिर केस बनेगा एंड सो ऑन। तो मगर दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। नो डाउट। फिर आपको लॉज स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, और फिर इन्फोर्समेंट जो है
आपको इंसेंटिव्स भी तो देने पड़ेंगे ना, आपको अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी पे लोगों का एतमाद भी बहाल करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो रह गई, लेकिन हम आने वाले दिनों में डिस्कस करते रहेंगे। जैसे आपने प्रेडिक्ट कर दिया कि मिनी बजट भी आना है। सवाल ये है कि ये वाला बजट, आपने कहा थोड़ी बहुत इसमें ट्यूनिंग करनी पड़ेगी बजट पास करवाने से पहले। सारे ये सवाल उठा रहे हैं कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो क्या हुकूमत की ताल से ताल मिलाएंगे? पीपल्स पार्टी साथ आएगी जो कह रही है हमें कंसल्ट नहीं किया गया? देखिए आयशा, बजट तो पास करना है। बजट अगर पास नहीं होता तो गवर्नमेंट गिर जाती है। ये कानून है ना। तो बजट पास करने के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देना पड़ेगा। कैसे? फिर तो वो अवामी हिमायत खो देंगे। तो नहीं, खो या ना खो, या हुकूमत चली जाएगी जिसमें वो भी फारग हो जाएंगे, या इस बजट को वोट देना पड़ेगा। अब वो ये है कि वो इसलिए शोर डाल रहे हैं इस वक्त, हमें कंसल्ट नहीं किया, ये नहीं किया, वो। अब वो बैठ के ना तो कुछ नंबर लगाएंगे आवाम के साथ, कुछ चीज़ें जो है ना इनको कहेंगे ये कम करो, ये करो। फिर वो बहुत वहाँ खड़े होकर कहेंगे हमने ये करवाया है, ये तो ये करने जा रहे थे। मगर इवेंचुअली बजट पास होगा। पीपल्स पार्टी साथ रहेगी। ये सिर्फ चूं चूं कर रहे हैं इसलिए कि थोड़ी सी इनकी अहमियत बने और स्टेटमेंट्स आए। जैसे कि ये प्रेस लॉज के ऊपर भी उन्होंने मतलब है कि मेरी ये राय है कि इन्होंने बिल्कुल, देखिए अगर ये मिली भगत ना होती ना तो वो गवर्नर साहब दुबई जाने से पहले ये बिल वापस कर देते। वापस तो किया नहीं, लेके बैठे रहे। वो अगला बंदा आया, उन्हें उसे वक्त पास कर दिया। तो अभी बड़ा शोर डाला हुआ है कि हमने तो अपोज किया था। मैं नहीं यकीन करता, अल्लाह करे किया हो, मगर मैं नहीं करता। हाँ, और ये बजट के ऊपर भी ये देखे ना, 2-3 चीज़ों के ऊपर तो बिलावल ने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स दे दिए। प्राइवेटाइजेशन की खिलाफ है, ये है, वो है, तो वो तो अपना चलाएंगे वो। मगर ये बजट पास होगा, पीपल्स पार्टी वोट देगी, ऑपोजिशन लड़ेगी, बजट पास होगा। बजट में आखिर स्टेज पे थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स होंगी, कुछ कम हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा। जो ज़्यादा शोर डालेंगे उनको अकोमोडेट कर लिया जाएगा। कुछ पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर कुछ चीज़ें छोटी मोटी इधर उधर हो जाएंगी, फिर वो कह सकेंगे हमने ये करवाया। अल्लाह खैर, ऐसे ही चलता है यहाँ का कारोबार, गुलशन का कारोबार। गुलशन का कारोबार चलेगा। हाँ, लेकिन गुलशन के कारोबार में एकदम एक चेंज आया। इमरान खान साहब ने डायलॉग के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग के लिए ग्रीन लाइट दे दी। और दूसरी तरफ वो आपने प्रेडिक्ट किया था कि मौलाना को भी ले आएंगे साथ कौमी धारे में। नवाज शरीफ साहब मुलाकात कर लेंगे। नवाज शरीफ साहब तो पता नहीं चुप हैं, गुमसुम से हैं कुछ, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भेज दिया। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ही जाएगा ना। मैंने ये नहीं कहा था कि नवाज शरीफ साहब, मैंने कहा था राब्ता होगा। और गवर्नमेंट को इनके साथ बात करनी पड़ेगी, और मैंने कहा करनी भी चाहिए। क्या मांग रहे हैं बेचारे, 1-2 मिनिस्ट्रीज मांग रहे हैं इधर उधर, दे दें। हमें तंग कर रहे हैं मौलाना को। वो भी तो उसी किश्ती में है जिस किश्ती में आप थे। आपको किसी ने पकड़ के बाहर निकाल लिया समंदर से, तो उनको रहने दिया वहाँ। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, इनको दे दें 1-2 चीज़ें, अपने साथ रखे मौलाना को। तो मेरा ख्याल है वो हो ही गया है, ये होने जा रहा है। लेकिन इस टाइम पे क्यों, इस वक्त में क्यों इमरान खान साहब को देखते हुए ये काम किया गया? या बड़ी ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने भी तो ड्रामा किया है ना। पहले ये कहते रहे तो हम तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, रियल पावर ब्रोकर के साथ बात करें। मैंने उस दिन ये कह दिया कि ये गलत स्ट्रैटेजी है आपकी, क्योंकि ये एस्टैब्लिशमेंट जो है ये तो आपके साथ बात नहीं करेगी, या ये रहेगी या आप रहेंगे। तो आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। आपको चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ बात करें, वहाँ बैठ के कॉमन फ्रंट बनाए एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, कोई दरार डाले इनके दरमियान, इनसे कोई कंसेशंस ले जो जिससे एस्टैब्लिशमेंट खुश ना हो, एंड सो ऑन, वो काम करें आप। तो अब मेरा ख्याल है जज रात ने भी इशारा किया था कि यार पार्लियामेंट में जाओ, किधर जा रहे हो, उधर ना जाओ। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, एक तरफ मैं लगा रहूँगा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, दूसरी तरफ मैं कहता हूँ अपने लोगों को कि गवर्नमेंट के साथ रब्ता करें। अब गवर्नमेंट के साथ क्या रब्ता करना है, कुछ रब्ते कोई नहीं होने, गल्ला ही नहीं। ठीक है। और उधर से गवर्नमेंट ने सोचा कि यह ना हो कि साढ़े से प्रेशर पै जाए कि जी आप नहीं तैयार, तो हम पहले ही मौलाना को सेट कर लें। ठीक है ना, क्योंकि मौलाना तो अगर कहीं जाएगा तो खान साहब के साथ तो नहीं जाएगा ना। तो मतलब है खान साहब ने तो मौलाना को उड़ा दिया है केपी में, उनकी कंस्टिट्यूंसी है वो, तो उनके साथ तो कभी नहीं मिलेंगे ना वो। ठीक। तो वहीं पे मिलाप बनता था जहाँ पे मिलाप। तो खान साहब को ये जो है ना, दिस इज नॉट अ सीरियस इनिशिएटिव। मूवी है उनकी अच्छी ही नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ करें इसको सीरियसली लेके चलें और रास्ते खोले आगे। ऐसे तो रास्ते नहीं खुल रहे। तो क्योंकि आप एस्टैब्लिशमेंट को अटैक कर रहे हैं, वहाँ सिचुएशन ये, वो तो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं। उनको पता है जिस दिन उन्होंने आपसे कॉम्प्रोमाइज़ किया वो उड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो फिर ये उड़ जाएंगे, ये नहीं करेंगे ना। सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई कॉम्प्रोमाइज़ खान साहब से नहीं करेगा। वजह खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड कि मेरी बारी आई मैं सारे ने चुप गया। यही सबसे बड़ा थ्रेट है। और क्या, खान साहब तो वन पार्टी सिस्टम बनाएंगे। वो तो
पुलिस फोर्स बनाएंगे और वो तो ये सारे आपके सियासतदान जॉनीज जो हैं सबको जेलों में कर देंगे, ये भाग जाएंगे इस मुल्क से। खान साहब ने जो करना है वो तो एक जैसे कहते हैं ना ज़लज़ला ऐसा आएगा कि पता नहीं चल रहा होगा कि खान साहब को नहीं पता चल रहा हो क्यों है। सबसे पहले तो खान साहब को ये डर दूर करने की ज़रूरत है, और जैसे वो बार बार कहते हैं कि मजबूर है वो मजबूर है, वो कहते हैं मैं भी सबको माफ करता हूं। वो भी मजबूर है, उनके जो सपोर्टर्स है वो भी मजबूर है, उन्होंने कहते हैं चुक दो सारे दे पटे। तो वो तो ये सारी सियासी जमातें, सियासा सिस्टम सब लोग फारग करने सोच में खेडांगे ना खेडन दवांगे, खेडांगे ना खेडन देवांगे। चले हम प्रोग्राम में अभी वक्त बाकी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। सिर्फ सब बजट के ऊपर अभी जो मेरे सवालात हैं वो ना तमाम है। नहीं कैसे बजट बस करे, बजट ने हमारी बस करा दी। अच्छा ओके आपकी तो नहीं हुई अभी, बस हमारी तो हो गई है। असल में इमरान खान साहब के जिक्र से मेरे जहन में ये सवाल आया कि हर कोई इंतजार कर रहा है, अपोजिशन में शेख रशीद साहब की पेशगोइयां भी हैं कि बजट के बाद तूफान आएगा और अवामी एहतजाज होगा और उसको कैश करवाएगी अपोजिशन। जाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इधर बातें कर रही है कि हम मुज़ाकरात करने की तरफ जा रहे हैं। तो उससे मेरे जहन में ये क्वेश्चन आया कि हुकूमत को इस तरह की किसी भी एहतजाज के लिए तैयार रहना चाहिए, और जो उसके MNAs MPAs हैं उनको ज़ाहिर है मिला के शहबाज शरीफ साहब ने कहा भी है कि बजट का दिफा करें आप ज़्यादा। तो MNAs MPAs को भी कुछ मिला है इस बजट? बिल्कुल, देखिए IMF तो कह रही थी ना कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको कम कर दें, उधर खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स कलेक्ट करें और पैसे वापस जो करना कर्जे के हैं वो दें, और ये सड़कें बनानी बंद कर दें 1 साल के लिए, ताकि पैसे बच जाएं। बिल्कुल। अच्छा, मगर हुआ ये कि इन्होंने PSDP जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट वो भी बढ़ा दिया। हाँ। तो उधर भी इन्होंने खर्च करने हैं। अब वो जब वो खर्च करेंगे सड़कों के ऊपर और मुख्तलिफ इस किस्म की फैसिलिटीज़ के ऊपर, तो वो जो ठेके मिलते हैं वो किसको मिलते हैं? MNAs MPAs के लोगों को मिलते हैं जी। तो फिर उनके कट्स तो वहाँ से उनको मिल जाएंगे। तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ठीक है, वो अच्छा होता है जब आपके पास 4 पैसे हों, और पैसे ना हो और आपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया तो उसमें जो फ़ायदा होता है वो ज़्यादातर जो है वो इन लोगों को होता है जिनको ठेके मिलते हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि आपको उन्होंने वैसे ही एक MNAs की स्कीम बना दी है कि उनके भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसके लिए भी 75 अरब रुपए इस साल उनको दिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है MNAs MPAs तो खुशी होंगे कि स्पेंडिंग जो है पैसे उनको भी मिल रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, छोटे छोटे लोकल कंस्टिट्यूंसीज़ के लिए, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें हैं, रेलवे है, ये है वो है, वहाँ भी पैसे खर्च हो रहे हैं, और वहाँ भी ज़ाहिर है MNAs MPAs लोकल जो लोग हैं उन्हीं के ठेकेदार होते हैं, उन्हीं से वो कमीशंस लेते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंटेरियंस के तो लिए ठीक ही जा रहा है उनके लिए। अच्छा, लेकिन IMF बड़ी हैरान होगी कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमने ये कम करना है, दूसरे बढ़ा दिए। हाँ, पैसे ही नहीं हमारे पास, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती अखराजात में हमने कोई कटौती देखी नहीं है। कोई मुलाजमतें, विफाकी मुलाजमतें, पहले हमें कहा गया था कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई कमेटियां बना दी कि डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट और जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं इनको ख़त्म किया जाए। पता नहीं कितनी कमेटीज़ बनी है, वो एक कमेटी पीछे जो बनी थी और ऑस्टेरिटी कमेटी, और उसके रिजल्ट्स भी आ गए। तो पता ये चला कि उसको छुट्टी करा दी है उस कमेटी की, और एक और कमेटी बना दी है कि आप ज़रा देख लें इसको। अब जब कमेटीज़ बनती है ना, उसका मतलब ही एक होता है कि मिट्टी पाओ, और वो कमेटी बैठ के काम करती है, वो रिपोर्ट आ जाती है, फिर रिपोर्ट को फाइल कर दिया जाता है और ख़त्म हो जाती है। हाँ। तो उस वक्त के लिए लगता है ऐसे कि बड़ी कोई कार्रवाई होने वाली है। तो ये है कि एक कमेटी और बन रही है, तो और कोई ख़ास डाउन साइजिंग नहीं होनी, और यहाँ तक कि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें 25% से ज़्यादा बढ़ा दी हैं। पिछले 2 साल में उनकी तनख्वाहें जो हैं, बेसिक पे जो है वो 50% से ज़्यादा बढ़ गई है। वो ज़रूरी है ना कि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज़ जो है उनकी लॉयल्टी की तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर उन्होंने बहुत कर दी, स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी, तो गवर्नमेंट ही चलेगी ना। तो इसलिए उनकी तो तनख्वाहें बढ़ानी पड़ती है ना, उनकी पेंशन्स, उनकी तनख्वाहें, उनके घर वालों की, वो तो करना पड़ता है। वो नहीं करेंगे तो पता चला फाइनेंस मिनिस्ट्री में स्ट्राइक होगी। दिस इज द बजट बाय द ब्यूरोक्रेसी फॉर द ब्यूरोक्रेसी। वो जैसे डेमोक्रेसी के लिए ना वैसे ही। लेकिन ये वफाक की जो खाली असामियाँ हैं उनको ख़त्म करने का फैसला, और फिर ये कि हर चीज़ से हुकूमत निकल जाए तो अखराजात कम हो सकते हैं। हाँ, वो हुकूमत नहीं निकल रही। ये बातें हैं कि जी हम ये प्राइवेटाइज कर देंगे, वो कर देंगे, इनसे होना कोई नहीं। मर के अगर PIA होगी तो मर के होगी। बाकी चीज़ें में इतनी गुंजल है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आके आपकी प्राइवेटाइजेशन नहीं उठाएगी, लोकल लोग नहीं उठाएंगे। और क्योंकि वो जिस किस्म की टर्म्स आपसे मांग रहे हैं वो आप देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी बातें हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन से इतने पैसे इकट्ठे कर लेंगे, इतने कर लेंगे, उसके लिए बड़ा दिल चाहिए, दिलेरी चाहिए, और दिलेरी के साथ प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ती है, और उसमें गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म में लॉस लेना पड़ता है कि ठीक है जी दे दो फिर,
जितने पैसे मिल देने दे दो। उसमें फिर ये होता है, फिर चैलेंजेस होते हैं, अदलिया के अंदर लोग चले जाते हैं, फिर स्ट्राइक्स होती हैं, फिर ये होता है, फिर वो होता है। तो ये गवर्नमेंट बड़ी कमज़ोर है। ये इसके लिए ये सड़कों के ऊपर को निकल आया ना, तो इनके लिए मसला बन जाएगा। इसीलिए हर चीज़ जो है वो ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं। हाँ हाँ, गुंजल का लफ्ज़ आपने सही इस्तेमाल किया, और बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनमें सुधार जो है वो अब नामुमकिन हो चुका है। आयरन हैंड उसकी ज़रूरत है, और इसके अलावा नेक नियति की, जो पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बजट के हवाले से आने वाले शोज़ में भी करते रहेंगे डिस्कस। आपके जहन में हो सवाल तो इस नंबर पर भेजिए, टेलीविजन स्क्रीन पर है आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।